नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और जैसा कि आपको पता है कि एक ऐसा वायरस चाइना में आया हुआ है जो कह रहे हैं कि जी कोरोना वायरस की तरह का है। और ये वायरस क्या है, लोग इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं इस हवाले से। तो हमने कहा आज हम आपको इस हवाले से बताएंगे ही कि आखिर ये वायरस है क्या। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक साहब हैं, जो हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। अच्छा, ये जो वायरस आया है, लोग एक परेशान हो गए हैं कि भाई ये वायरस है क्या, और ये क्या पाकिस्तान तक आ जाएगा, और ये भी चाइना में है तो इसका कोई इलाज है नहीं। और क्या मालूमात है आपको इस हवाले से, प्लीज़ आप ज़रूर हमें आगाही दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पोर्टेंट टाइम पे ही आपने सेशन स्टार्ट किया। देखें, बीइंग फोकल पर्सन कोविड-19 और जनरल हॉस्पिटल, उस वक्त आई रिमेंबर कि जो हमें फियर था, जो खौफ था, वो ये था कि फियर ऑफ अननोन, वी डोंट नो हाँ, कि उस कोरोना वक्त अननोन, बिल्कुल ही, हाँ, कुछ नहीं पता था। जिस वायरस की हम बात करें, हिमो मेटानिमो वायरस, ये 2001 से इट एग्जिस्ट, ये पाकिस्तान में है एज पर एनआईएच एडवाइजरी जो उन्होंने रिलीज की। और इसका मतलब ये है कि पहली बात कि हमें इस वायरस के बारे में पता है कि ये क्या है। फिर कोविड के से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो उसका हमें रूट ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में ही कंफ्यूजन रही पहले 2-3 महीने हाँ। कि ये स्टील पे 8 घंटे, 12 घंटे प्लास्टिक पे, इन्वायरमेंट में इतने घंटे सर्वाइव करता है। यही हमने गॉसिप सोशल मीडिया पे देखा। तो जी। इसके बारे में हमें कंफर्म पता है कि इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन एरोजोल है, यानी वन पर्सन टू अनदर पर्सन उसी तरह स्प्रेड करता है जिस तरह फ्लू का वायरस स्प्रेड करता है। तो दो बातें हमें इस वायरस से अगर हम कंपेयर करें एज फॉर हम कोविड, तो हमें पता लग गई। तीसरी बात ये है कि एज ये पहले भी एग्जिस्ट करता है तो क्या इसका डेथ रेट या मोर्टेलिटी दूसरे वायरस से ज्यादा है? तो इसका आंसर है कि इसका डेथ रेट या मोर्टेलिटी इन्फ्लुएंजा, जिसको हम फ्लू कहते हैं, कोविड जिसका सबको पता है, तो उससे कम है। तो अगर हम तीनों को बातों को समराइज करें तो ये किसी सूरत भी हमें कोई अनयूजुअल वायरस का सामना नहीं है, बट इट डजंट मीन कि हमें बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाना है। हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जरूर करने हैं। तो खतरनाक या नया वायरस नहीं है, और ये पाकिस्तान में क्या आ जाएगा? नॉट एट ऑल, इट इज ऑलरेडी इन पाकिस्तान। हम क्योंकि टेस्टिंग नहीं करवाते और ये इतने पेशेंट क्रिटिकल नहीं होते, इस वजह से कभी भी हमने इस वायरस को वो वैल्यू नहीं दी। अच्छा, अगर व्हाट हम हैपन इन चाइना? जी जी, अगर हम सिर्फ इतना देखें कि ये कोविड और ये जो ये वाला वायरस जिसे HMPV कहा जाता है, तो ये जो है इनमें डिफरेंस क्या है? क्योंकि कोविड तो एक एक सॉर्ट ऑफ इस नमूनिया, तो क्या ये जो है ये इन्फ्लुएंजा की तरह है या ये नमूनिया की तरह है? ज़रा से हम ये क्लियर करना चाह रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट क्वेश्चन आपका। देखिए, कोविड में जो स्टार्ट जो था, अगर आप देखें, वो फ्लू से ही होता था। यानी उसमें मैं एक डिफरेंशिएटिंग फीचर अगर हम बताऊं तो हमें कुछ दो तीन चीज़ें बड़ी क्लासिकल मिलती रही। शुरू में लॉस ऑफ टेस्ट या लॉस ऑफ स्मेल जो था, यस। ये हमें एक पैरामीटर मिला। फिर जो सबसे कॉमन हम समझता हूँ, मेरे अपने एक्सपीरियंस में भी रहा, वो बोनी पेन्स, बॉडी एक्सपोज ज़्यादा होती थी। अब ये दोनों चीज़ें इस वायरस में रिलेटिवली कम है। ये क्लासिकल फ्लू लाइक सिम्टम करता है, जिसमें वाटरी नोज, स्नीजिंग, छींकों का आना, बुखार का होना। दोनों वायरस एट द एंड, जब कोई पेशेंट जिसमें कोई कोमॉर्बिड कंडीशन या एक्सट्रीम ऑफ एज है या कोई ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसमें ये ग्रो कर सकता है, तो वो नमूनिया का बाइस बन सकते हैं। ये दोनों वायरस ये काम करते हैं। अच्छा। लेकिन इस वायरस में ये टेंडेंसी कम है, कोविड में ये टेंडेंसी ज्यादा थी। ओके, तो ये बेसिकली जो इस वायरस को कहेंगे कि ये फ्लू की तरह का है, क्योंकि पिछले दिनों तो हमने इतने केसेस कराची में भी देखे हैं, और ये जो आप सिम्टम्स बता रहे हैं यही सारे सिम्टम्स से, तो सब ये कहते थे कि तो ऐसे लग रहा है हमें कि ये तो कोविड की तरह है, हमें हमें सांस में भी प्रॉब्लम हो रही है, और जो है ये उनको नज़ला बहुत ज़्यादा था, छींकें बहुत ज़्यादा थी। तो ये वाले सिम्टम्स जो थे पिछले दिनों हम देख चुके हैं यहाँ पर। और दूसरी एक और चीज़ ये भी। जी जी, बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। एक एक हम क्वेश्चन यही और है देखते हैं। कि छींकें जो हैं वो जारी बात है, हमारे मुल्क में डस्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो ये इसकी वजह से भी छींकें वगैरह ज़रा ज़्यादा हो जाती हैं। तो क्वेश्चन एक्चुअली यही है कि क्या ये वही चीज़ थी, या ये जो है हमारा डस्ट एलर्जीज़ की वजह से ये, या कोई और वायरस उस वक्त आया हुआ था? देखिए, अगर किसी एलर्जन से छींकें वगैरह आएंगी तो हम उसमें कतई फीवर एक्सपेक्ट नहीं करते। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, ओके ठीक है, ओके। डस्ट एक्सपोजर हुआ,
तो वो स्नीजिंग तो ज़रूर हुई लेकिन बुखार नहीं होगा। बुखार का होने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ इन्फेक्शियस एलिमेंट आपकी बॉडी में एंटर हो चुका है। सो अगर फीवर है और फिर स्नीजिंग है, वाटरी नोज़ है, जो कि परसिस्ट करता है 2 to 3 डेज़, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी वायरस का शिकार हो चुके हैं। और आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया, हम भी ये कहते हैं कि वायरस पाकिस्तान में एग्ज़िस्ट करता था। एज़ पर एनआईएच कहता है 2001 में इसका केस भी रिपोर्ट हो चुका है, लेकिन हम इसको क्यों नहीं करवाते? बिकॉज़ ये कभी इतना खतरनाक लेवल तक नहीं गया। हाँ, ये खतरनाक लेवल तक जा सकते हैं उन शख्स में, वही हाई रिस्क ग्रुप, वही वल्नरेबल ग्रुप जिसकी बात बार-बार मैं समझता हूँ अब एंकर्स भी माशाल्लाह इतने ट्रेंड हो गए हैं कि वो भी ये बता देते हैं कि ये वल्नरेबल ग्रुप है, एक्सट्रीम ऑफ एज है, स्मोकर्स है, डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी है, और वो लोग जिनकी कुव्वत मुदाफ़िक कम है, शुगर है, ब्लड प्रेशर, वो एक्सट्रीम ऑफ ग्रुप जो है, और उसमें भी ये वायरस 5 साल से कम उम्र बच्चों को ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है, या बुजुर्गों को ज़्यादा अफ़ेक्ट अच्छा, करता है। तो अच्छा। आपने राइट पॉइंट। जी, जी, डॉक्टर साहब, अब हम आएँगे थोड़ा-सा इलाज की तरफ। ज़रा इलाज भी बताइएगा और साथ ऑफ़ कोर्स डाइट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। आई हैव हर्ड, वैसे मैंने जितना जो है पढ़ा है इसके बारे में, कि जितनी भी कॉपर जिस खाने में होता है, वो इन्फ्लुएंज़ा और जो इस किस्म के जो बुखार वग़ैरह होते हैं या कोविड हो गया, उसके लिए वो बहुत मुफ़ीद होता है। जिस तरह बकरे के गोश्त में जो है कॉपर है, या आपको जो है सब्ज़ी ऐसी होती है जिसमें कॉपर मौजूद हो, तो वो जो है, बल्कि बकरे का गोश्त तो बेस्ट कहा जाता है इसके लिए। तो ये बताइएगा, क्या ये तहकीक जो है सही है? देखिए, किसी एक भी इंग्रीडिएंट को एज़ अ होल उस पे डिपेंड करना मैं तो इससे इत्तेफ़ाक नहीं करूँगा, लेकिन डाइट का रोल ज़रूर है। अब आपको सोचना ये है कि ऐसा क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया इसका शिकार होना शुरू हो गई है और ये प्रॉब्लम बार-बार आती है। हुँ। अगर मैं एनालिसिस करता हूँ तो मेरे ख़्याल में कुछ चीज़ों को हमने अपनी लाइफ़ से बिल्कुल बाहर निकालना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो एक बैलेंस एंड हेल्दी डाइट है। बैलेंस एंड हेल्दी डाइट की जब हम बात करते हैं, उसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का होना ज़रूरी है, जिसमें दालों का भी है और गोश्त का भी होना ज़रूरी है। उसके अलावा ये जो नट्स आपके होते हैं, इनका होना भी ज़रूरी है। और फिर उसके साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ अ साउंड स्लीप, एक अच्छी नींद का होना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। और फिज़िकल एक्टिविटी, ये तीनों चीज़ें मैं समझता हूँ ऐसी हैं जिसको हम स्लोली एंड ग्रेजुअली, हमारी जनरेशन जो है बिल्कुल इसको साइड पे करना शुरू हो गई है। वो जंक फूड खाती है, नींद उनको का कोई फ़िक्र नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटी तो हम किसी सूरत भी नहीं करते। तो इन सब चीज़ों को अगर हम बैलेंस रखें तो बाकी मैं ये समझता हूँ कुछ हम पे अल्लाह ताला की मैं कुछ नहीं, बहुत करम नवाज़ी है। कि एक तो ये है कि हम हलाल फूड खाते हैं। दूसरा, हम अगर ऐसा मौका आ जाए तो 5 या 6 वक़्त की नमाज़ें शुरू कर देते हैं, तो हमारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। पर्सनल हाइजीन जो है वो और बेहतर हो जाती है। हाइजीन का तो वैसे ये ख़्याल इंसान रखता है जब नमाज़ पढ़ रहा होता है, तो आप देखें ना। सो बैक टू द पॉइंट, हमें जिन चीज़ों पे अब फ़ोकस करना है, मैं ये समझता हूँ कि जो अब अगली जनरेशन को हमें बताने की ज़रूरत है, वो ये है कि अगर हमें कोई फ्लू लाइक सिम्पटम्स हैं, तो मास्क हमारे लिए मैंडेटरी है। अदरवाइज़ आपके शहर में और मेरे शहर में, जहाँ मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, हाँ। वहाँ तो मास्क वैसे मैंडेटरी होना चाहिए जितना एयर क्वालिटी इंडेक्स पोल्यूटेड होता है। और फिर ये है कि आपको हाथ की सफाई का ख़्याल रखना चाहिए। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है तो कोशिश करें कि आप 3 से 5 दिन तक मार्केट के बाहर ना जाएँ, गैदरिंग में ना जाएँ। तो यही प्रिवेंटिव मेजर इंशाल्लाह ताला काफ़ी होंगे हमें इस वायरस से बचाने के लिए। अच्छा, कोई दवाई वग़ैरह इसके लिए होती है कि एंटीबायोटिक खानी चाहिए, या सिर्फ़ जो है नॉर्मल कोई मेडिसिन या कुछ, बेशक मेडिसिन का नाम ना लें, लेकिन इसके हवाले से बता ज़रूर दें? देखिए, जब हम वायरस की बात करते हैं तो बहुत कम ऐसे वायरस हैं जिसके अगेंस्ट अब तक एंटीवायरल जो है वो क्लासिकली इफेक्टिव हो सकी हैं। उसकी पहली बात तो ये होती है कि जब तक हम उसके डायग्नोस्टिक फैसिलिटी या डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं, उस वक़्त तक वो अपना लाइफ स्पैन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका होता है, या वो किसी कॉम्प्लिकेशन फेज़ में हमें ले जाता है। तो जैसे हम फ्लू की बात करें तो उसकी एक एंटीवायरस अवेलेबल थी। कोविड पे क्योंकि उसने इतना ज़्यादा हमें डिस्टर्ब किया कि उस पे इतनी रिसर्च हुई और उसके बारे में फिर उसकी भी एंटीवायरल आना शुरू हो गई, लेकिन एट द एंड उसकी वैक्सीनेशन और सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट ने ही बेनिफिट किया। तो वायरस में यूजुअली वैक्सीनेशन, एंड देन अगर आपको ये सिम्पटम्स हो गई हैं तो जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो आपकी हेल्प कर सकता है। कोई एंटी एलर्जी आपकी हेल्प कर सकता है। कफ है तो उसको सप्रेस करने के लिए कोई रेमेडी आपकी हेल्प कर सकती है। और इवन सिंपल कावा जो हमारे दादे दादियाँ हमें पिलाया हुँ। करते थे, वो भी किसी हद तक वायरस इलनेस में हमारी हेल्प कर सकती है। देखिए ना, जो पुराने वक्तों में हम ये देखते हैं ना कि जी कहा जाता था ड्राई फ्रूट ज़रूर खाएं, और मैं जब कोयटा गई तो वहाँ पर मैंने देखा कि गोश्त का इस्तेमाल अब ना भी चाहें तो इतनी ठंड होती है वहाँ पर, जो मैं सर्दियों की बात कर रही हूँ, कि आपका गोश्त खाने का दिल करता है ऑटोमेटिकली, और फिर आपको ड्राई फ्रूट्स भी खाने का दिल कर रहा होता है उस वक्त, क्योंकि आपका दिल करता है कि आपकी इम्यूनिटी, आपके अंदर ताकत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और ये हमने देखा है, वायरस जो है, जो इस किस्म के हैं, वो ज़्यादातर सर्दियों में ही अपना जो है वो काम दिखा रहे होते हैं।
तो ज़रा इस हवाले से बताइएगा कि सर्दियों में ही ज़्यादा क्यों ये नज़र आते हैं या सर्दियों में ज़्यादा इफ़ेक्ट क्यों कर रहे होते हैं? वेरी वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। एक तो सर्दियों में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका जो एयरवे है, अब वो बिकॉज ऑफ द कोल्ड एयर थोड़ा सा ज़्यादा प्रोन हो जाता है इस किस्म की वायरल इन्फेक्शन को। नंबर वन बात। नंबर टू सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सोशल गैदरिंग जो होती है, हम लोग इकट्ठे एक जगह पे प्रेफर करते हैं कि सारी फैमिली बैठे, और उसमें हमारा मिक्स मैच ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और यूजुअली बच्चे जो होते हैं वो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर होते हैं, और वही ये जो वायरल है ये अपने बड़े लोगों को ट्रांसफ़र करते हैं। तो कोल्ड जो एयर है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को बढ़ाने का एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है। अगर आप देखें तो इस कोल्ड में ही निमोनिया के केसेस भी बढ़ जाते हैं। और ये जो वायरस है, देखिए कोविड ने जो एक प्रॉब्लम किया था कि उसने कोल्ड हीट दोनों को एक साइड पे कर दिया था। ये जो वायरस है ये कोल्ड प्रेफर करता है, ये विंटर में ज़्यादा हाँ, आता है। अच्छा वन इसके मोर साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वक्त की बिल्कुल कमी है, लेकिन एक चीज एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि हमने ये देखा है कि वो ममालिक जहाँ पर एयर कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, जहाँ पे खुले खिड़कियाँ वगैरह नहीं होते हैं, वहाँ पर हमने देखा है कि ये प्रॉब्लम अगेन हमने ज़्यादा देखा है। तो ये कितनी वेंटिलेशन कितनी इम्पोर्टेंट होती है? जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए वेंटिलेशन जो है, आप अगर एक ज़रा पुराने ज़माने में चले जाएँ तो जो टीबी का इलाज आपको पता है कि क्या किया जाता था कि एक बड़े पुरसा मुकाम पे छोड़ दिया जाता था जहाँ पे कमरे होते थे और खुली जगह होती थी। तो जो वेंटिलेशन है वो एयर सर्कुलेशन की वजह से जो लोड ऑफ वायरस इन एनवायरनमेंट है उसको कम कर देती है, और अगर आप धूप को भी यूज़ करें वेंटिलेशन के साथ तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एंटी बैक्टीरियल भी हैं, एंटी वायरल भी हैं। सो वेंटिलेशन का, और एसी में जो प्रॉब्लम है, देखिए एसी में तो वायरस भी और बैक्टीरिया भी रिज़ाइड करते हैं। तो एसी का इस्तेमाल जो है वो इन चीज़ों को बढ़ा देता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक बात की। वेंटिलेशन एंड सनलाइट एक्सपोज़र प्रॉपर अगर हो तो हम इन चीज़ों को किसी हद तक कम कर सकते हैं। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके शो में शामिल होने का। इसके साथ ही अब हम जाएँगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे, सो यू ऑल स्टे विद अस।